गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, अगर हम बात करें आज के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो सबसे पहली न्यूज़ जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी वो है विद रिगार्ड्स टू एक्सपोर्ट्स। दोस्तों, अगर हम इस क्वार्टर की बात करें, अप्रैल से जून का जो क्वार्टर रहा, इसमें हमारा जो टोटल एक्सपोर्ट था वो लगभग 210 बिलियन डॉलर था। एंड अगर हम बात करें इंपोर्ट की, तो 230 बिलियन डॉलर के आसपास हमें देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें ना, तो आप लोग जानते होंगे ट्रेड डेफिसिट की। ट्रेड डेफिसिट ये बताता है कि हमारा कितना इंपोर्ट ज़्यादा है एज कंपेयर टू आपका जो एक्सपोर्ट। ठीक है, कमी है ना हमारे यहाँ पे। तो एक्चुअल में पिछले, अगर हम साल के क्वार्टर की बात करें, तो लगभग ये 22 बिलियन डॉलर के आसपास था। इस बार ये कम होके रफली आपका 20 बिलियन डॉलर यहाँ पे हुआ है। अब ट्रेड डेफिसिट कम होना एक अच्छी बात है। इसका रीज़न यही है कि हम कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट बेहतर हम कर पाए हैं, एंड एक्चुअली में उसमें इंप्रूवमेंट भी है। आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर पाओगे, 198 से हमने इंप्रूवमेंट किया है, हम 210 बिलियन डॉलर पे पहुंच गए हैं। इसका कारण ये है कि सर्विसेज सेक्टर ने हमारा अच्छा काम किया है, एंड 11% की ग्रोथ है। हालांकि अगर हम बात करें गुड्स की या मर्चेंडाइज की, अगर हम बात करें, तो वो सेक्टर जो है ना, वहां पर उतनी अच्छी कोई खास ग्रोथ हमें देखने को मिल नहीं रही है। ठीक है, तो गुड्स अपने आप में एक चिंता का विषय है। तो अगर हम चाहते हैं आने वाले समय के अंदर अपने एक्सपोर्ट्स को और इंक्रीज करना, तो हमें मर्चेंडाइज सेक्टर के अंदर और इंप्रूवमेंट यहाँ पे करने की जरूरत है। बट फिर भी वी शुड बी हैप्पी दैट हमारा ट्रेड डेफिसिट 9.4% से कम हुआ है। तो ये एक अच्छी बात भी है क्वार्टर वन के नतीजों के हिसाब से। राइट। अगर हम बात करें पिछले पूरे साल की 2024-25 की, तो लगभग 825 बिलियन डॉलर के आसपास हमने टोटल एक्सपोर्ट किया था। एंड इस बार उम्मीद यही है कि हम इस नंबर को भी अच्छे से क्रॉस कर देंगे। तो रिकॉर्ड नंबर्स इस बार हमें एक्सपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में देखने को मिल सकते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। दोस्तों, एक और मुद्दा यहाँ पे यमन के कॉन्टेक्स्ट में है। मैं थोड़ा आप इसको, इस मुद्दे को समझा देता हूँ मैं आपको। एक्चुअली पॉइंट पता क्या है कि एक नर्स है, ठीक है, नमीशा प्रिया के नाम से। ये दरअसल में केरला को बिलोंग करती थी, पर 2008 में क्या हुआ, ये यमन चली गई। ठीक है, अब यमन गई तो वहां पे जाके इन्होंने एक क्लिनिक ओपन किया। एक और लोकल पर्सन, ठीक है, एक पर्सन थे तलाल मेहदी, ठीक है, इनके साथ मिलके इन्होंने यहाँ पर एक क्लिनिक ओपन किया। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ सही था, पर दिक्कत पता क्या हो जाती है कि जब ये दोनों के बीच में पार्टनरशिप हुई, बिजनेस पार्टनरशिप, उस वजह से ये जो तलाल मेहंदी थी ना, इन्होंने यहाँ पे इसका पासपोर्ट अपने पास रख लिया। और ऐसा बताया जाता है कि नमीशा प्रिया को काफी अब्यूज भी किया गया बाय तलाल मेहंदी। अब इस केस में इन्होंने सोचा कि मैं वापस इंडिया चली जाऊं, पर इंडिया जाना इनके लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि भाई पासपोर्ट किसके पास था? पासपोर्ट था तलाल मेहदी के पास। अब उस चक्कर में इन्होंने एक दिन, नमीशा प्रिया ने ये सोचा कि क्यों ना मैं एक काम करूं, इनको ना ड्रग देके, मतलब सिडेटिव्स देके, एक तरह से चुपके से पासपोर्ट में ले लूंगी। अब उस चक्कर में पता क्या होता है, सिडेटिव इतने ज्यादा दे दी जाती हैं तलाल मेहदी को कि ड्रग ओवरडोज की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद निमिषा प्रिया को अरेस्ट किया जाता है, एंड मर्डर का उनके ऊपर चार्जेस लगाए जाते हैं। अब इस केस में उनका सारी जो अपील्स वगैरह होती हैं, उसके बाद ये डिसाइड होता है कि इनको यहाँ पे निमिषा प्रिया को डेथ सेंटेंस दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इनके ऊपर मर्डर के चार्जेस हैं। अब पॉइंट ये आता है कि इसके बाद अब क्या हो सकता है, क्या कुछ पॉसिबिलिटी है? देखो, दो तीन चीजें हो सकती हैं। ये जो तलाल मेहदी की फैमिली है ना, या तो इनको माफ कर दे बिना कुछ कहे, वो तो हो नहीं रहा। या दूसरा चीज पता क्या है, दूसरी चीज यहाँ पर ये है कि ये ब्लड मनी को एक्सेप्ट करे तलाल मेहदी की फैमिली। अब आप लोग सोच रहे होंगे, सर ये ब्लड मनी का मीनिंग क्या है? देखो, क्योंकि नमीशा प्रिया ने तलाल मेहदी को मारा है, उस केस में अगर तलाल मेहदी की फैमिली कुछ पैसा एक्सेप्ट कर ले, राइट, एज अ कंपनसेशन, राइट, उसको बोलते हैं हम ब्लड मनी। कि निमिषा प्रिया ने इसकी फैमिली के इसको मारा है, तो उसकी फैमिली कुछ पैसा एक्सेप्ट कर ले कि हाँ, हमसे गलती होगी, तो ये रहा बदले में एक कुछ फाइनेंशियल कंपनसेशन। दरअसल में ये वाली जो चीज़ है ना, ब्लड मनी, ये इस्लामिक लॉ शरिया के अंदर ये चीज़ अलाउड है। इसको दिया का नाम भी यहाँ पे दिया जाता है, क्योंकि पैसा दिया जा रहा है ना यहाँ पे, तो दिया का नाम यहाँ पे दिया जाता है। तो पॉइंट ये है कि इनकी आज इनको डेथ सेंटेंस देनी जानी थी 16 जुलाई को, पर ऐसा सुनने में आ रहा है कि निमिषा प्रिया और तलाल मेहदी की जो फैमिली है, वो आपस में डिस्कशंस कर रही हैं कि कोशिश की जा पाए कि ब्लड मनी को थोड़ा सा नेगोशिएट करके ये फांसी को या जो डेथ सेंटेंस है इसको रुकवाया जाए, एंड अकॉर्डिंगली ये पैसा जो है ये तलाल मेहदी को फैमिली को चला जाए। तो ये बात है ब्लड मनी के कॉन्टेक्स्ट में जो आपको पता होनी चाहिए। बाकी हमारे जो ऑफिशियल्स हैं
वो भी यहाँ पे टच में है वहाँ की अथॉरिटीज़ के साथ कि कैसे यहाँ पर इनका जो डेथ सेंटेंस है उसको रोका जा सकता है। तो फिलहाल के लिए ऐसा बताया जा रहा है कि आज शायद डेथ सेंटेंस नहीं होगी एंड शायद अभी नेगोशिएशंस चलेंगी रिगार्डिंग द ब्लड मनी। तो ये ब्लड मनी का कॉन्सेप्ट आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा, जो कि इस्लामिक लॉ शरिया के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। ये वाली चीज़ ना अलाउड है, यमन के अंदर शरिया लॉ ही चलता है, राइट। तो दोस्तों डेट है आज की 16 जुलाई 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज आखिरी दिन है गुरु पूर्णिमा ऑफर्स का। तो हमारे जितने भी यूपीएससी कोर्सेज हैं उनके सबके ऊपर आपको अप टू 67% ऑफ देखने को मिल जाएगा। तो डेफिनेटली आप हमारे जो कोर्सेज हैं उनके अंदर एनरोल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने सभी कोर्सेज के लिंक्स दिए हुए हैं, तो वहां पर जाकर आप इन गुरु पूर्णिमा ऑफर्स का आप इनका लाभ उठा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे के कॉन्टेक्स्ट में। देखो कल यानी कि 15 जुलाई को सेलिब्रेट क्या किया गया, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। ठीक है, अब इस दिन पे क्या होता है, देखो दरअसल में ना 2014 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इस दिन को वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे यहाँ पे घोषित किया गया। अब यहाँ पर्पस पता क्या है कि भाई हमारे जो युवा हैं, ठीक है ना, उनके पास इस तरह के स्किल्स होने चाहिए जिसके माध्यम से उनको रोजगार मिल पाए, एक अच्छा काम मिल पाए एंड एंटरप्रेन्योरशिप को भी हम यहाँ पे बढ़ावा दे पाए। तो कहीं ना आने वाले समय के अंदर हमारी जो वर्कफोर्स की डिमांड्स हैं उनको मीट करने वाले स्किल्स होने चाहिए। एंड आप लोग जानते होंगे आने वाले समय की डिमांड क्या है सर, और कुछ नहीं, वो आपका फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ही है, जिसमें एआई के ऊपर खूब फोकस होगा, डिजिटल स्किल्स के ऊपर खूब फोकस होगा। एंड अगर हमारे युवा इसमें पीछे रह गए ना तो भाई देश पीछे रह जाएगा। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पूरी दुनिया में यूथ के पास इस तरह के स्किल्स हों। पर दिक्कत यही है कि स्किल्स हैं नहीं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर हम बात करें ना, लगभग 45 करोड़ हमारे युवा हैं दुनिया भर के अंदर, यानी कि 10 में से 7 युवा ऐसे हैं जो इकोनॉमिकली डिसएंगेज हैं क्योंकि उनके पास एम्प्लॉयबल स्किल्स ही नहीं है। बाकी अगर हम बात करें तो जो डेटा हमारे सामने है, तो 40% से भी ज़्यादा युवा ऐसे हैं जो ना ही एम्प्लॉयमेंट में एंगेज्ड हैं, ना ही पढ़ रहे हैं, ना ही ट्रेनिंग के अंदर हैं। तो आप देख रहे हो युवा कर क्या रहा है, ना रोजगार कर रहा है, ना ही पढ़ाई कर रहा है, ना ही ट्रेनिंग कर रहा है। तो ये अपने आप में बड़ा ही चिंताजनक विषय हो गया। और महिलाओं का यहाँ पर और इम्पैक्ट महिलाओं के ऊपर देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है केवल 27% यंग महिलाएं ही ऐसी हैं ग्लोबली जो एम्प्लॉयड हैं। प्लस साथ ही साथ जो देश थोड़े पिछड़े हुए हैं, जो लो इनकम कंट्रीज हैं, वहां पर 90% एडोलसेंट गर्ल्स और यंग वुमेन वो ऑफलाइन है। ऑफलाइन कहने का मतलब यहाँ पे कि उनके पास डिजिटल चीजें हैं ही नहीं, डिजिटल डिवाइड वो वहाँ पे फेस कर रही हैं। तो भाई डिजिटल स्किल्स कहाँ से ही हो पाएंगे उनके पास। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें, जब ये सर्वे में पूछा गया तो 86% स्टूडेंट्स ने ये बोला कि उनको नहीं लगता कि मतलब कि वो रेडी हैं एआई और ऑटोमेशन की दुनिया को देखने के लिए। तो ये सब कहीं ना कहीं चिंताजनक विषय हैं। पूरी इंडिया के ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए चिंताजनक विषय हमें देखने को मिलते हैं। एंड इसीलिए यूथ को अच्छे स्किल्स देना बहुत बहुत ज़रूरी बन जाता है आज के समय के ऊपर। और एक्चुअली भारत सरकार ने यहाँ पे काफ़ी काम कर भी रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप ने लगभग 6 करोड़ भारतीयों को अलग अलग तरह के स्किल्स दिए हैं पिछले 10 साल के अंदर। जैसे आप नोटिस कर पाओगे, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा युवाओं को ट्रेनिंग दी गई है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें बहुत सारी इमर्जिंग फील्ड्स, एआई, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इन सब के अंदर भी आपको कोर्सेज यहाँ पे करवाए जा रहे हैं। उसके अलावा हमारा जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है वो डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करता है, डिजिटल डिवाइड को खत्म करने की कोशिश करता है, खासकर आपके युवा जो हैं जो गाँव में रहते हैं उनके लिए यहाँ पे ये काम करता है, राइट। तो ये कुछ बातें थी वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे के कॉन्टेक्स्ट में जो आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों हमारे सामने है जारवा ट्राइब्स के बारे में। देखो थोड़ा सा मैं पहले ना आपको एक काम करता हूँ, पहले मैं आपको थोड़ा सा अंडमान निकोबार की ज्योग्राफी थोड़ा मैं समझा देता हूँ ताकि आपको टॉपिक समझने में कोई दिक्कत ना आए। अब आप लोग जानते ही होंगे कि देखो अंडमान निकोबार की ज्योग्राफी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। यूपीएससी में कई बार सवाल भी आए हैं। देखो एक तो आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि जो ऊपर वाला पार्ट है ना ये अंडमान है, एंड नीचे वाला पार्ट आपको यहाँ पे निकोबार देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको 10 डिग्री चैनल देखने को मिलता है। यही आपका 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान और निकोबार को सेपरेट करता है। अब आप लोग जानते होंगे अंडमान निकोबार आइलैंड्स बने कैसे। दोस्तों दरअसल में ना जो इंडियन प्लेट है और आपको जो बर्मा माइनर प्लेट आपको देखने को मिलती है उनके बीच में जो कोलिजन हुआ उस वजह से अंडमान निकोबार आइलैंड्स का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। इनफैक्ट अंडमान निकोबार आइलैंड जो अरक्कन योमा रेंज है ना जो म्यांमार, उसकी के ही एक्सटेंशन यहाँ पे माने जाते हैं। ठीक है, अंडमान की बात करें तो यहाँ पर आपको
नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इनका आपको नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड देर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैसेज नोन एज डंकन पैसेज। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, दिस इज योर डंकन पैसेज। ये जो डंकन पैसेज है ये आपका लिटिल अंडमान को साउथ अंडमान से यहाँ पे सेपरेट करता है। बाकी यहाँ पर आप इसकी कैपिटल सिटी देख पा रहे होंगे। देखो पोर्ट ब्लेयर पुराना नाम था, अब तो इसका नाम जो है वो आप बताओगे कि नया कैपिटल नाम क्या है। तो ये जो इसका कैपिटल है ये आपको साउथ अंडमान में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये बात भी क्लियर है। और यहाँ पर आपको ना यहीं यहाँ पे नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड आपको देखने को मिलेगा। ये तो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है ना, ये जो द सेंटिनलीज करके आपने ट्राइब सुनी होगी, जो कि वन ऑफ द मोस्ट अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब है पूरी दुनिया के अंदर, वो यहीं आपको देखने को मिलती है इसी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के ऊपर। बाकी इसके अलावा यहाँ पर आपको बैरन आइलैंड्स, आपको नारकोंडम आइलैंड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये एकमात्र आपके जो बैरन आइलैंड्स हैं ये वॉल्केनिक आइलैंड्स, एक्टिव वॉल्केनिक आइलैंड्स जो आपको भारत में देखने को मिलते हैं, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, राइट। इसके अलावा आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे नॉर्थ अंडमान में आपको एक सैडल पीक देखने को मिलती है, जो कि यहाँ की आपको हाईएस्ट पीक देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा भी छोटे और आइलैंड्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत फेमस आइलैंड था रॉस आइलैंड, उसका नाम चेंज कर दिया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। उसके अलावा शहीद द्वीप, इसका भी पहले नाम नील आइलैंड हुआ करता था। हैवलॉक आइलैंड, वेरी वेरी फेमस आइलैंड, जहाँ पर आपको राधेनगर बीच, वन ऑफ द मोस्ट क्लीन बीचेस ऑफ इंडिया है ना, फीकी उसमें भी आता है ये, उसका नाम अब हैवलॉक आइलैंड का स्वराज द्वीप कर दिया गया है। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए। बाकी इंदिरा पॉइंट यहाँ पर आपको ग्रेट निकोबार में देखने को मिल जाएगा, तो इसकी ज्योग्राफी कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें पता होनी चाहिए। चलो ठीक है सर, ज्योग्राफी हमने अच्छे से समझ ली। अब आते हैं मुद्दे के ऊपर। मुद्दा क्या है जारवा ट्राइब के कॉन्टेक्स्ट में। देखो सबसे पहली बात तो आप ये नोटिस करेंगे कि जारवा ट्राइब आके रहती कहाँ है, तो रहती तो सर अंडमान निकोबार के अंदर ही है। पर अगर हम बात करें ये जो अलग अलग हमने एरियाज यहाँ पे पढ़े, तो मोस्टली आपको ये साउथ एंड मिडल अंडमान आइलैंड्स में देखने को मिलेगी। ये देखो ना, ये था साउथ और मिडल अंडमान, मोस्टली आपको जारवा ट्राइब यहाँ देखने को मिलती हैं। अब आप लोग जानते होंगे, देखो यार सेंसस हम कंडक्ट करने जा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। अब ऐसा बताया जा रहा है कि जब सेंसस कंडक्ट होगा ना, तो कोई खास दिक्कत नहीं होने वाली इनकी पॉपुलेशन को काउंट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ना सेंटनलीज, मैंने जैसे बात करी यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे नीचे नीचे ये वाला नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की जहाँ मैंने बात करी थी ना, तो मैंने बताया था यहाँ पे सेंटनलीज आपको ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। अब उनको पॉपुलेशन काउंट करना बड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि उनका कंटेक्ट उतना ज़्यादा नहीं है। पर अगर हम जारवा ट्राइब की बात करें ना, तो थोड़ा कंटेक्ट अच्छा खासा हो चुका है, ठीक है ना, तो इस वजह से हमारे बहुत सारे वेलफेयर मेजर भी वहाँ पे हैं। तो जारवा ट्राइब के कॉन्टेक्स्ट में उतनी दिक्कत नहीं आएगी उनकी पॉपुलेशन को काउंट करने में। अब ऐसा बताया जा रहा है कि 380 जारवाज रिकॉर्ड किए गए थे जब 2011 का सेंसस हुआ, ठीक है। हालांकि इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है, बट हम इतना ही रिकॉर्ड कर पाए। और ऐसा बताया जा रहा है कि जारवास जो है ना, वो वन ऑफ द वर्ल्ड के ओल्डेस्ट सर्वाइविंग ट्राइब्स हैं। दे आर नोमैडिक हंटर गैदरर्स, और ये एक ग्रुप में रहते हैं, 40-50 लोगों का एक ग्रुप होता है जिनको चड्डास के नाम से यहाँ पे हम जानते हैं। बाकी इसके अलावा कुछ और इनके कॉन्टेक्स्ट में आप पढ़ लीजिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पिग को हंट करते हैं, टर्टल फिश इनको हंट किया जाता है बोज एंड एरोस के माध्यम से। बाकी इसके अलावा ये फिशेस, जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्राइप्ड कैटफिश ईल, टूथ पोनी फिश, राइट, इनको भी यहाँ पर ये हंट करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें फ्रूट्स को गैदर करते हैं, वाइल्ड रूट्स, ट्यूबर्स आपके पोटैटोस की तरह होते हैं, हनी हो गया, उन सब चीज़ों को ये गैदर करते हैं। इनकी पॉपुलेशन देखो समय के साथ बढ़ी है, राइट, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं बेहतर हेल्थ केयर और जो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है उनको कम कर दिया है। एक्चुअली ना यहाँ पे इनके रिजर्व के अंदर जाना रिस्ट्रिक्टेड है। अंडमान एंड निकोबार प्रोटेक्शन ऑफ अबोरिजिनल ट्राइब रेगुलेशन एक्ट 1956 के अंतर्गत यहाँ पर जाना रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है ना। तो इस वजह से थोड़ा हमने एक्सटर्नल इंटरफेरेंस कम कर दिया है, इनको बेटर हेल्थ केयर यहाँ पे प्रोवाइड करने की यहाँ पे कोशिश करी है। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें तो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस भी हमने यहाँ पे बेहतर किया है, हमने वेलफेयर मेजर्स वहां तक पहुंचाने की कोशिश करी है। एंड ऐसा बताया जाता है कि जारवा ट्राइब के पास 150 प्लांट और 350 एनिमल स्पीशीज के बारे में डिटेल्ड नॉलेज है। तो ये कुछ बातें थी जारवा ट्राइब्स के कॉन्टेक्स्ट में जो आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों आते हैं हमारे इंडियाज क्लीन एनर्जी माइलस्टोन के कॉन्टेक्स्ट में। इसको समझते हैं कि आखिर ये मुद्दा क्या है, व्हाट एग्जैक्टली डू दिस थिंग्स मीन हियर। देखो आप लोग अंडरस्टैंड करना, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कई बार एक टारगेट बोला है। प्रधानमंत्री जी ने कई बार ये बोला है कि हम चाहते हैं कि हमारा 50% ऑफ इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी हो फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेस। इसका टारगेट था 2030। तो भाई ये 2030 का टारगेट ना हमने 2025 में ही अचीव कर लिया है।
अब पॉइंट आता है वो कैसे, देखो आप यहाँ पे डेटा पढ़ो ना। अगर हम बात करें आज के समय के ऊपर, हमारी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है, 484 गीगावाट, 484 गीगावाट के आसपास है। उसमें से फॉसिल का कंट्रीब्यूशन है या थर्मल का कंट्रीब्यूशन है, दैट इज 242। और अगर हम नॉन फॉसिल की बात करें, जिसमें आपका रिन्यूएबल एनर्जी के साथ साथ लार्ज हाइड्रो और न्यूक्लियर आ गया, उसका भी लगभग 242 ही है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा है 50% से। तो एक्चुअली आप नंबर देखो ना, ये हम 50% यहाँ पे क्रॉस कर चुके हैं। दिस इज द रीजन कि हम ये बोल रहे हैं कि जो 2030 का टारगेट था कि हमें 50% हमें अचीव करना है फ्रॉम नॉन, आपका नॉन फॉसिल, वो हमने 2025 में ही अचीव कर लिया है। ये अपने आप में एक बहुत शानदार चीज है। अब पॉइंट ये आता है कि इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन सर किसका है, ये 242 की अगर हम बात करें, देखो इसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है वो सोलर का है। रफली अब तो 100 गीगावाट के आसपास हम पहुंच गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें विंड भी, वो भी 50 गीगावाट के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। इवन लार्ज हाइड्रो भी आपका लगभग 50 गीगावाट के आसपास ही है। बाकी इसके अलावा कुछ छोटे मोटे कॉन्ट्रीब्यूटर्स भी हैं। तो सोलर सबसे बड़ा हो गया, विंड एंड आपका लार्ज हाइड्रो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब सेकंड और थर्ड के ऊपर ये थोड़ा ऊपर नीचे रहते हैं। बट उसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे आप नोटिस कर पाओगे, इसके अलावा आपका बायोमास, बायोगैस हो गया, एंड लास्ट में स्मॉल हाइड्रो, ठीक है ना। बाकी इनफैक्ट अगर ये मैं रिन्यूएबल एनर्जी का एक सेकंड में काम करता हूँ, मैं आपको रिन्यूएबल एनर्जी का बता देता हूँ। रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर इज द हाईएस्ट, फॉलोड बाय योर विंड, फॉलोड बाय योर बायोमास, बायोगैस, बायोपावर, एंड लास्ट में आपका स्मॉल हाइड्रो। ये चारों को ऐड करोगे ना तो वो रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये सारा आप नोटिस कर पाओगे, ये काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन है इनका। एंड उसके बाद आपका फिर लार्ज हाइड्रो एंड न्यूक्लियर अगर साथ में ऐड कर दोगे तो वो नंबर आपका 50% को आपका क्रॉस कर देगा, ठीक है। न्यूक्लियर तो छोटा सा ही कंपोनेंट है, बहुत ज्यादा बड़ा कंपोनेंट नहीं है। पर अगर हम बात करें लार्ज हाइड्रो तो लगभग 50 गीगावाट के आसपास है। पर सबसे मेन जो है वो आपका सोलर ही है, नियरली 100 गीगावाट के आसपास हम यहाँ पे पहुंच रहे हैं। तो इस वजह से हमारी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वहां पर 50% से भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन आपका इसी का देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। हाँ, इसको भी अगर आप देखना चाहो, जैसे न्यूक्लियर का मैं बता रहा था 8.78 गीगावाट है, लार्ज हाइड्रो 50 के आसपास है, एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर 184। इसमें चार चीजें आ गई रिन्यूएबल के अंदर, मैंने बताया सोलर इज द हाईएस्ट, फॉलोड बाय विंड, फॉलोड बाय आपका जो बायो पावर, फॉलोड बाय आपका स्मॉल हाइड्रो। ये चारों मिलाओगे तब जाके ये 184 गीगावाट पहुंचेगा। एंड लार्ज हाइड्रो ऐड कर दो, न्यूक्लियर ऐड कर दो, तो इन तीनों को मिलाओगे ना तो ये 50% से ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगा, 50.08%। ये कुछ बातें थी जो आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। अब भारत का एक और टारगेट है, क्या टारगेट है, भारत चाहता है कि हम 2030 तक क्या करें, 2030 तक जो हमारी इंस्टॉल्ड नॉन फॉसिल फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी होगी वो 2030 तक हम कितनी चाहते हैं, 500 गीगावाट। तो भाई उसके तो हम काफी दूर हैं, अभी तो 242 के आसपास ही चल रहे हैं। तो वहां तक पहुंचना एक चैलेंजिंग टास्क रहेगा, बट विल बी ट्राइंग टू अचीव दैट ऑल्सो, जैसा हमने यहाँ पर ये 50% से ज्यादा वाले टारगेट को भी अचीव किया। तो बहुत अच्छी बात है कि हमने ये टारगेट समय से पहले अचीव किया है, हम काफी अच्छे से ट्रांजिशन कर रहे हैं। और यहाँ पर कुछ एक ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिनको जिनकी वजह से हमें बहुत मदद हुई है। जैसे एक है आपकी पीएम कुसुम स्कीम, कई बार हमने फिल्म बूस्टर के अंदर डिस्कस भी किया है इसको। पीएम कुसुम स्कीम के माध्यम से क्या है, हमारे जो एग्रीकल्चर पंप्स हैं, रूरल फीडर्स हैं, उनको हम सोलराइज कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ फार्मर्स मतलब एम्पावर हो रहे हैं डेफिनेटली। एंड हम यहाँ पे पीएम कुसुम 2.0 भी लॉन्च करेंगे, जहां पर हम इसको और भी आगे लेके जाएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसके ऊपर तो यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछ लिया है। हम यहाँ पे सोलर रूफटॉप्स को, मतलब सोलर होम्स को रूफटॉप्स के ऊपर हम यहाँ पे ये चीज क्रिएट कर रहे हैं। तो सिर्फ हम बाकी जगहों के ऊपर नहीं, घरों की छतों के ऊपर भी हम यहाँ पे सोलर होम्स यहाँ पे डेवलप करें। तो इसको 1 करोड़ हमारा टारगेट है यहाँ पे कि 1 करोड़ घरों के ऊपर सोलर रूफटॉप्स हमारे पास होने चाहिए। एंड दैट इज वाई ये स्कीम को लॉन्च किया गया था। तो कंज्यूमर्स के लिए यहाँ पे सब्सिडीज वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। एंड इस तरह से डिसेंट्रलाइज बेसिस के ऊपर हम यहाँ पे सोलर जनरेशन करते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें, हमारे पास विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी भी है कि दोनों हम यहाँ पे इस्तेमाल कर पाए, विंड और सोलर का एक कॉम्बिनेशन, ताकि राउंड द क्लॉक रिन्यूएबल सप्लाई हमारे पास रहे। क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ टाइम के ऊपर हमारे पास सोलर के माध्यम से सप्लाई आ सकती है, बाकी बचा हुआ टाइम, उस टाइम हम अपनी जो विंड पावर है उसका इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। तो वो सब भी हमने एस्टेब्लिश किए हैं। नेक्स्ट आते हैं WTTC 2024 इकोनॉमिक इम्पैक्ट ट्रेंड्स रिपोर्ट। पहली बात तो ये WTTC क्या है, देखो ये है वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल। जैसा नाम में ही है, ये बात किसकी करेगा, सर ट्रैवल एंड टूरिज्म की, ठीक है। तो एक्चुअल में ये जो काउंसिल है
ये प्राइवेट सेक्टर को रिप्रेजेंट करती है एंड कोशिश ये करती है कि किस तरह से टूरिज्म सेक्टर, ट्रैवल सेक्टर दुनिया की इकोनॉमी पे इम्पैक्ट डाल रहा है, उसको हम लोगों के अंदर अवेयर करें। अब दरअसल में इसको 1990 में फाउंड किया गया था एंड इसके हेडक्वार्टर लंदन यूनाइटेड किंगडम के अंदर है एंड ये सस्टेनेबल टूरिज्म को यहाँ पे प्रमोट करता है। तो जैसे मैंने बताया प्राइवेट सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर दुनिया भर की अलग अलग कंपनीज के 200 से भी ज़्यादा सीईओज, चेयरपर्सन, प्रेसिडेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे एंड इसकी कुछ फेमस रिपोर्ट्स हैं जैसे इकोनॉमिक इम्पैक्ट ट्रेंड्स रिपोर्ट एंड कंट्री स्पेसिफिक आउटलुक्स ये प्रोवाइड करता है। तो इसकी ये जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ट्रेंड रिपोर्ट है ना, ये हमारे सामने आई है एंड उसमें भारत का रैंक कितना आया है, 8th रैंक आया है। ठीक है, किस कॉन्टेक्स्ट में आया है ये 8th, देखो मैं आपको समझाता हूँ कि दुनिया की इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूशन वहां के देश के टूरिज्म का रहा। जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए के अंदर जो यूएसए का कंट्रीब्यूशन था वो 2.36 ट्रिलियन डॉलर रहा, क्योंकि देखो वहां टूरिज्म बहुत हैवी लेवल के ऊपर होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी इकोनॉमी वही है टूरिज्म को कंट्रीब्यूट करने वाली। दूसरे नंबर पर चाइना है 1.3 ट्रिलियन डॉलर, फिर जापान, यूके, जर्मनी की अच्छी पोजीशंस हैं। इस तरह से भारत आपका 8वें नंबर पे देखने को मिल जाएगा जो 231 बिलियन डॉलर यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म इकोनॉमी के अंतर्गत। तो एक्चुअली ये दिखा रहा है कि पेंडेमिक के बाद भाई रिकवरी अच्छी खासी हुई है, लोग खूब घूम रहे हैं एंड उससे कहीं ना कहीं टूरिज्म और ज़्यादा अच्छे से प्रमोट हुआ है। तो भारत डेफिनेटली एशिया के अंदर एक बहुत बड़ा टूरिज्म हब के रूप में सामने आया है, पर इसके अलावा भी मलेशिया, फिलीपींस, हांगकांग इन सब ने भी अच्छा यहाँ पे काम किया है। बाकी साथ साथ अगर हम बात करें तो दुनिया के अंदर अगर हम बात करें तो द सेक्टर हैज़ इमर्ज्ड वंस अगेन आफ्टर द कोविड-19। जैसे फॉर एग्जांपल अंडरस्टैंड कर पाओगे कि 2023 में लगभग 11 ट्रिलियन डॉलर के आसपास कंट्रीब्यूट किया और 2034 तक ये नंबर आपका 16 ट्रिलियन डॉलर आपको देखने को मिल जाएगा एंड इस तरह से टूरिज्म का लगभग 11% कंट्रीब्यूशन होगा दुनिया की जीडीपी के अंदर। तो आप समझ सकते हो कि ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए और भारत का उसमें 8वां रैंक आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एसडीजी इंडेक्स। अब आप सब लोग जानते होंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। आप जानते हैं टोटल 17 हमारे एसडीजी गोल्स हैं जो हमें 2030 तक अचीव करने हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अब यहाँ पर ना नीति आयोग और नीति आयोग के साथ साथ हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, इसने यहाँ पर यूएनडीपी की सपोर्ट के साथ ना ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एसडीजी इंडेक्स निकाला है। अब इसमें ध्यान रखना सारे एसडीजीज नहीं, हमने 15 एसडीजीज के ऊपर यहाँ पे फोकस किया है एंड उसके बेसिस के ऊपर जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उन्होंने कैसा कैसा परफॉर्म कर रहे हैं उसको हमने देखने की कोशिश करी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो उसने सारे टारगेट अचीव कर लिए हैं तो उसको बोला जाएगा अचीवर। अगर अभी थोड़ा दूर है मतलब 65 से 99 के बीच में स्कोर है तो फिर सेकंड कैटेगरी है फ्रंट रनर की। अगर उसके पीछे है तो परफॉर्मर, पर अगर उसके नंबर काफ़ी कम आए हैं तो सबसे नीचे वाली कैटेगरी होती है एस्पिरेंट। ठीक है ना। अब अंडरस्टैंड ये करना कि मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा इन सब ने अच्छा काम किया है। देखो अचीवर तो अब अभी हम नहीं है, पर फ्रंट रनर का स्टेटस इन तीनों स्टेट्स को मिला है, तो दी स्टेट्स हैव बीन डूइंग रियली गुड। एंड खासकर अगर हम बात करें मिजोरम का एक नहतियाल करके एक डिस्ट्रिक्ट है, उसने सबसे बढ़िया यहाँ पे परफॉर्म किया है। उसके अलावा फ्रंट रन डिस्ट्रिक्ट्स की जो संख्या है वो बढ़ गई है, 62% से हम 85% तक पहुंच गए हैं। तो दिस क्लियरली शोज कि हमारे डिस्ट्रिक्ट्स नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर भी काफी अच्छा काम कर रहे हैं। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ये दरअसल में एसडीजी 1, 2 और 3 ही है। क्वालिटी एजुकेशन 4 ही है। तो इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे इनके अंदर हमने अच्छा काम किया है। खासकर जैसे जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, इन सब चीज़ों ने अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इंप्रूवमेंट इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एसडीजी इंडेक्स के अंदर। बाकी टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट जो थे नॉर्थ ईस्टर्न के, उसमें से 3 मिजोरम के हैं, त्रिपुरा और नागालैंड के भी आपको 3-3 डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेंगे और सिक्किम का एक है। हालांकि देखो अरुणाचल प्रदेश जो है ना, वहाँ पे थोड़ा सा अभी हम पिछड़ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाइमेट एक्शन में यहाँ पे हम थोड़े पिछड़े हुए हैं, तो यहाँ पे थोड़ा काम करने की जरूरत है। तो इनइक्वालिटी को कम करना, क्लाइमेट एक्शन एंड साथ साथ रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन आज के समय कुछ चैलेंजेस हैं जिनके ऊपर हमें काम करना होगा। तो ध्यान रखिएगा कि ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का एसडीजी इंडेक्स किसने रिलीज किया, नीति आयोग, एंड साथ ही साथ मदद करी मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड यूएनडीपी ने भी। तो ये बातें आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। एक और छोटा सा टॉपिक है दैट इज विद रिगार्ड्स टू द प्लेसेस इन न्यूज। ठीक है, तो तनिम्बार आइलैंड्स आपको आज के समय न्यूज में देखने को मिलेंगे। दरअसल में यहाँ पर आप नोटिस करिएगा, दिस इज द एग्जैक्ट लोकेशन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये जो लोकेशन है ये इंडोनेशिया के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर 6.7 मैग्नीट्यूड का आपको अर्थक्वेक देखने को मिला एंड एक्चुअली यहाँ पे अर्थक्वेक्स काफी ज्यादा फ्रीक्वेंट है
क्योंकि आप समझ सकते होंगे कि इंडोनेशिया जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है ना, राइट, इसके ऊपर मेंस में क्वेश्चन भी आया है, उसका आपको पार्ट देखने को मिल जाएगा। तो टेक्टोनिकली एक्टिव रीजन है एंड दैट इज वाई यहाँ पर आपको काफी फ्रीक्वेंट मात्रा के अंदर अर्थक्वेक और वॉल्केनिक eruption आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी उतना आपको इंपॉर्टेंट नहीं यहाँ पे ध्यान रखना, पर ये लोकेशन आपको पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाता है। तो याम देना यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लार्जेस्ट आइलैंड है इस ग्रुप्स के अंदर, तो ये बात भी आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये रही हमारी आज की डिस्कशन। अब अगर बात करें ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, पहला था नॉमिनेटेड मेंबर इन द राज्यसभा, तो मुझे बताओ क्या वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट कर सकते हैं? आंसर इज नो, नहीं कर सकते। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो गया। दूसरा कह रहा है कि राज्यसभा की क्या इंपॉर्टेंस है, तो क्या आर्टिकल 312 के अंतर्गत राज्यसभा रिकमेंड कर सकता है क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज? यस, बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको और भी कुछ पावर्स बताई थी जो स्पेशल पावर्स हैं राज्यसभा की। बाकी इसके अलावा बात करें एक्सरसाइज तलिस्मान साबरे की, तो ये दरअसल में ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के बीच में ही है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। घड़ियाल की दोस्तों बात करें तो घड़ियाल का यूएसए स्टेटस वल्नरेबल नहीं है, ये आपको क्रिटिकली एंडेंजर्ड देखने को मिल जाएगा, इसलिए ये स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे इनकरेक्ट बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।